1 अक्टूबर की रात को इसराइल के देश में आसमान में कुछ ऐसा नजारा दिखाई थी। ये कोई पटाखे नहीं थे, ये मिसाइल्स थीं। 100 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स जो इसराइल के ऊपर छोड़ी ईरान के देश में। इन मिसाइल्स को लॉन्च करने का ऑर्डर सीधा ईरान के हेड ऑफ स्टेट और सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खमेनी ने दिया था। ईरान की IRGC, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, जो कि इनकी आर्मी का एक हिस्सा है, उनके अनुसार 90% से ज्यादा मिसाइलों ने अपना टारगेट सफलतापूर्वक हिट की। लेकिन दूसरी तरफ इसराइल देश का कहना है कि ज्यादातर मिसाइलें वास्तव में इंटरसेप्ट कर ली गई थीं इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा। इन मिसाइल्स की वजह से जो तबाही मची, उसकी कई इमेजेस सामने आई। ये क्रेटर्स आप देख सकते हैं। एक ये देखिए, 30 फीट गहरा क्रेटर, मोसाद के हेडक्वार्टर्स के एकदम बाहर। सदर्न इसराइल में एक नेगेव का रेगिस्तान है, जहां पर इसराइल का बड़ा मिलिट्री बेस है। कई सारी मिसाइल्स वहां जाकर भी लगे। हालांकि इसराइल का कहना है कि उनको मिनिमल डैमेज पहुंचा है इस हमले से, लेकिन फिर भी इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का कहना है कि वो इसका जवाब देंगे। सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह कि आखिर ईरान कैसे इन्वॉल्व हो गया इस वॉर में। पिछले साल हमास के हमले से शुरू हुई ये वॉर अब कई देशों के बीच फैल चुकी है। इसराइल न सिर्फ पैलेस्टाइन पर हमला कर रहा है, बल्कि लेबनान पर भी अटैक हो रहा है। हमास, हिजबुल्ला और हुटीज जैसे कई सारे पैरामिलिट्री ग्रुप्स और आतंकी संगठन भी इस युद्ध में हिस्सा ले रहे हैं। और अब ईरान जैसा देश भी इसमें सीधे तौर पर शामिल हो गया। इसी के चलते गोदी मीडिया ने 26 बार वर्ल्ड वॉर 3 का ऐलान कर दिया है। आखिर ये सब कैसे हुआ और आगे क्या होगा इस युद्ध में? आइए समझते हैं ये सारी चीजें आज के वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल देसी टॉक्सिक में। ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। ये बात सच है कि इस वॉर में कई सारे देश शामिल हो चुके हैं, और अगर हालात इसी तरीके से बिगड़ते रहें तो ये धीरे धीरे एक रीजनल वॉर बन सकती है मिडिल ईस्ट में। लेकिन इसे वर्ल्ड वॉर 3 कहना ये एक बहुत बड़ा मजाक है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि ईरान के देश ने इसराइल के देश पर हमला किया हो इस साल। कुछ ही महीने पहले की बात है, 13 अप्रैल को 300 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइल्स की बौछार हुई इसराइल के ऊपर। अगर आप टोटल मशीनरी डिप्लॉयड के मामले में देखोगे तो ये अप्रैल वाला हमला अभी के अक्टूबर वाले हमले से कहीं ज्यादा बड़ा था। करीब 170 ड्रोन, 30 क्रूज मिसाइल्स और 110 बैलिस्टिक मिसाइल्स इसराइल के ऊपर छोड़ी गई। बस वो अलग बात है कि हमारे न्यूज चैनल्स उस वक्त नरेंद्र मोदी का प्रचार करने में बिजी थे, क्योंकि इलेक्शन सीजन चल रहा था। नहीं तो ये अप्रैल वाला हमला कई मायनों में अनूठा था। ये कई दशकों में पहली बार था कि किसी और देश ने इसराइल के ऊपर हमला किया हो। इससे पहले साल 1991 की गल्फ वॉर में था कि सद्दाम हुसैन के इराक ने मिसाइल छोड़ी थी इसराइल के ऊपर। लेकिन अभी अप्रैल में क्या कारण था ईरान ने यह हमला किया? ईरान कहता है रिवेंज, रिटेलिएशन। करीब 2 हफ्ते पहले, 1 अप्रैल के आसपास, इसराइल ने एयर स्ट्राइक करी थी सीरिया देश की कैपिटल सिटी दमास्कस में। इस एयर स्ट्राइक में ईरान के 7 अफसरों की जान चली गई, जिसमें ईरान एम्बेसी के एक टॉप जनरल भी शामिल थे। अब जाहिर सी बात है, किसी भी देश के अगर एक आर्मी ऑफिसर्स मारे जाएंगे तो कोई भी देश खुश नहीं होगा। और यहां तो एम्बेसी पर बम गिराया गया। तो अगला सवाल आपके मन में उठेगा कि आखिर इसराइल ने ये एयर स्ट्राइक क्यों करी? इसराइल ने कहा कि ये कोई एम्बेसी नहीं थी, ये एक मिलिट्री बिल्डिंग थी, और जिस ऑफिसर को मारा गया वो हिजबुल्ला के साथ बड़े क्लोजली लिंक्ड थे। ये हिजबुल्ला क्या है और इसका ईरान से क्या लिंक है? इसकी बात आगे वीडियो में करते हैं, लेकिन इससे पहले समझते हैं थोड़ी टेक्निकल डिटेल्स। इजराइल के डिफेंस सिस्टम के बारे में जब अप्रैल में हमला हुआ था इजराइल के ऊपर,
तो इजराइल की एलाइड कंट्रीज ने भी इजराइल की मदद करी थी। तो अगर ड्रोन्स से हमला करता है ईरान इजराइल के ऊपर, तो एक ड्रोन को ईरान से इजराइल तक जाने में करीब 2 घंटे का समय लगता है। यही कारण कि अगर इंटेलिजेंस सिस्टम अच्छा है तो बड़ी आसानी से प्रोटेक्ट किया जा सकता है। इजराइल के ऑन ग्राउंड डिफेंसेस की अगर बात करें तो इनका आयरन डोम सबसे जाना माना डिफेंस सिस्टम है। अप्रैल में हुए हमले में एक बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट किया था एरो 3 सिस्टम ने, तो सुनने में तो बहुत ही सेफ और सिक्योर सिस्टम लगता है। ये सब देखकर आपको लगेगा कि यार किसी भी हालत में कुछ भी हो जाए इजराइल के ऊपर, इजराइल का देश हमेशा प्रोटेक्टेड ही रहेगा, लेकिन ऐसा है नहीं। इन सारे डिफेंसिव सिस्टम्स का सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ फेलियर है पैसा। इन सारे सिस्टम्स को ऑपरेट करना बहुत बहुत ज्यादा महंगा है। यही कारण है कि अक्टूबर में किए गए इन हमलों के बाद ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नासिर कनानी ने बयान दिया कि ये सारे हमले एक सीमित आत्मरक्षा का कार्य थे और पश्चिमी देशों को इस बात की तारीफ करनी चाहिए कि और ज्यादा कुछ नहीं किया गया। यह बयान अपने आप में एक धमकी की तरह है कि ईरान धमकी दे रहा है इजराइल को, शुक्र मनाओ, हमने और ज्यादा हमला नहीं किया। बहुत से लोग यहां पर रॉकेट्स और मिसाइल्स को एक दूसरे से कंफ्यूज कर देते हैं। ये दोनों शब्द सुनने में एक दूसरे से काफी समान हैं, लेकिन असलियत में बहुत अलग हैं एक दूसरे से। यह सही में भयानक है। देखना कि इंसानों ने कितने खतरनाक तरीकों के हथियार बना रखे हैं। यही कारण है कि अप्रैल के हमले के बाद संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी, जहां पर सेक्रेटरी जनरल ने कहा दोनों साइड्स को डिफ्यूज और डी एस्केलेट करें। अब इजराइल पर हेजबुल्ला और हूटीज जैसे ग्रुप्स तो ऑलरेडी काफी सालों से हमला करते आए हैं, लेकिन जब से इजराइल ने रिटेलिएशन किया और गाजा पर बमबारी करी, उसके बाद से इनकी तरफ से भी हमला और बढ़ गया। यह तीनों ग्रुप्स, गाजा में हमास, येमन के देश में हूतीज और साथ लेबनान में हेजबुल्ला, इन्हें ईरान का प्रॉक्सीज माना जाता है। ईरान की लावा कहा जाता है कि रशिया भी हूतीज की फंडिंग करता है और सऊदी की जो गवर्नमेंट है, सऊदी अरेबिया येमन के बॉर्डर पर है। सऊदी अरेबिया येमन सरकार के सपोर्ट में है वेस्टर्न कंट्रीज के साथ। इस नक्शे में आप देख सकते हो कि सऊदी अरेबिया और ईरान दो बड़ी रीजनल पावर्स हैं मिडिल ईस्ट की। इजराइल पैलेस्टीन की अभी के युद्ध की शुरुआत हुई थी पिछले साल अक्टूबर में, जब हमास ने हमला किया था इजराइल के ऊपर। उसकी बात मैंने इस वाले वीडियो में करी थी। उसके बाद इजराइल ने रिटेलिएशन किया, गाजा में इन्वेड कर दिया। इस फिल्म पर इस फैशिज्म के खुलात को बहुत बढ़िया तरीके से कैप्चर करती है। अगर कभी मौका मिले तो जरूर देखें। अब यह जो करंट वॉर चल रही है, इसमें हेजबुल्ला एक्चुअली में कौन पावरफुल निकली। इजराइल और लेबनान के बॉर्डर पर करीब 80,000 से ज्यादा इजरायलियों को अपने शहर और नगर छोड़ने पड़े, क्योंकि डेली वहां से रॉकेट फायर आता था। दूसरा, हूतीज ने रेड सी को डिसरप्ट किया है, वहां आने जाने वाले जहाजों पर मिसाइल से हमला करके। करीब $1 ट्रिलियन के लॉसेस हुए हैं ट्रेड में इसकी वजह से। अप्रैल के हमले से पहले ईरान डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था इस वॉर में, हालांकि अपने प्रॉक्सीज के थ्रू हमला कराया जा रहा था, लेकिन 14 अप्रैल को ऑफिशियल स्टेटमेंट उनकी तरफ से दी जाती है। अब से जायनिस्ट रेजिम अगर हमारे इंटरेस्ट, एसेट्स और लोगों या सिटीजन्स पर हमला करेगी तो हम काउंटर अटैक करेंगे, ये कहा जाता है IRGC के हेड हुसैन सलामी के द्वारा। 31 जुलाई को एक बड़ा हाई प्रोफाइल असैसिनेशन होता है ईरान की राजधानी तेहरान में। इस्माइल हनैया, हमास के पॉलिटिकल लीडर को मार दिया जाता है। किसने मारा? ऑफिशियली कुछ नहीं बताया गया, लेकिन यह बात ऑब्वियस है कि इजराइल को यहां सस्पेक्ट किया जा रहा है। इसके बाद जुलाई में ही ईरान के मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन ने कह दिया था कि ब्लड विल नेवर बी वेस्टेड। रिटेलिएशन की वार्निंग्स तभी से आनी शुरू हो गई। फिर 2 महीने बाद
17 सितंबर को इनफेमस पेजर हमला होता है हिजबुल्लाह पर। इब्राहिम अकील, हिजबुल्लाह के स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस यूनिट का कमांडर। ये सब ईरान के प्रॉक्सी थे, तो जाहिर सी बात है ईरानियन सरकार इससे बिल्कुल खुश नहीं थी। लेकिन अगले कुछ दिनों में इससे भी बड़े हाई प्रोफाइल असैसिनेशंस होते हैं। 25 सितंबर को हिजबुल्लाह के मिसाइल यूनिट का लीडर मारा जाता है। 27 सितंबर को आईआरजीसी के ब्रिगेडियर जनरल अब्बास निलफरोशन एक एयर स्ट्राइक में मारे जाते हैं। ये एयर स्ट्राइक हिजबुल्लाह के मेन हेडक्वार्टर्स पर करी गई थी और इसी एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह के टॉप लीडर हसन नसरल्लाह भी मारे गए, जो 1992 से जनरल सेक्रेटरी रहे थे हिजबुल्लाह के। लेकिन बड़े से बड़े लीडर्स मारे जाने के बाद भी लेबनान पर नॉन स्टॉप एयर स्ट्राइक्स आज भी चलती जा रहे हैं। हिजबुल्लाह की तरफ से भी रॉकेट्स इजराइल की तरफ फेंके जा रहे हैं। ये वॉर रुकी नहीं है। सितंबर के आखिरी हफ्ते में करीब 1000 लोग मारेगा इजरायली एयर स्ट्राइक्स में लेबनान में। यूनाइटेड नेशंस और यूएसए दोनों इन सारे अटैक्स को लगातार कंडेम कर रहे हैं, लेकिन इजराइल की तरफ से रुकने का कोई संकेत सामने नहीं आ रहा। 1 अक्टूबर वाले इस लेटेस्ट अटैक की अगर हम बात करें जो ईरान ने किया, तो इजराइल को शुरुआत में तो कोई संकेत नहीं दिख रहे थे कि ईरान भी उन पर रिटेलिएटरी एयर स्ट्राइक कर सकता है। लेकिन अमेरिका वो देश था जिसने सबसे पहले इस अटैक को एंटिसिपेट किया और इजराइल को इन्फॉर्म किया। 1 अक्टूबर को करीब शाम के 7:30 बजे आईडीएफ ने कंफर्म कर दिया था कि मिसाइल्स ईरान से इजराइल की तरफ लॉन्च हो चुकी हैं और पूरे देश भर में सायरन्स बजने शुरू हो गए हैं। ईरान की एक न्यूज एजेंसी है, उन्होंने आईआरजीसी को साइट करते हुए कहा कि इस हमले के पीछे रीजन है कि हिजबुल्लाह की लीडर को मारा गया था, क्योंकि इजराइल ने वो लेबनान पर स्ट्राइक्स करी थी जिसमें हिजबुल्लाह की लीडर से मारेगा, इसलिए अब ईरान उसका रिटेलिएशन कर रहा है। ईरान का ये हमला दिखने में जरूर खौफनाक लगा हो, लेकिन फॉर्चुनेटली इसमें सिर्फ एक ही इंसान मारा गया, एक पैलेस्टीनियन इंसान वेस्ट बैंक में। लेकिन इसके बावजूद भी इजराइल के मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ने धमकी दी, ये कहते हुए जैसे गाजा, हिजबुल्लाह और लेबनान का हाल हुआ है, ईरान भी इस मोमेंट को रिग्रेट करेगा। इनके प्रधानमंत्री बेनियामिन नेतन्याहू ने भी कहा कि ईरान ने एक बहुत बड़ी गलती करी है और इजराइल रिटेलिएट करेगा। ईरान असता एरेव ताउड गदोला एट निखिशुतेनु लागेन अन अचमेनु। कुल मिला के बात यही है कि यहाँ एक के बाद एक रिटेलिएशन चल रहा है। कोई यहाँ इसका बदला ले रहा है, कोई वहाँ उसका बदला ले रहा है और मारे जा रहे हैं यहाँ पर मासूम आम लोग। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने भी ऐसी ही एक स्टेटमेंट दी, ओवरऑल कॉन्फ्लिक्ट को कंडेम किया। किसी एक पर्टिकुलर देश को ब्लेम करने की जगह इंडियन सरकार की तरफ से रिएक्शन भी सिमिलर ही रहा है। इंडियन गवर्नमेंट ने ईरान के इस हमले का कोई डायरेक्ट अनइक्विवोकल कॉन्डेमनेशन नहीं किया है। इंडिया की तरफ से वह स्टेटमेंट आई है, वी आर डीपली कंसर्न्ड एट द एस्केलेशन ऑफ द सिक्योरिटी सिचुएशन इन वेस्ट एशिया। वी अर्ज दैट ऑल इश्यूज बी एड्रेस्ड थ्रू डायलॉग एंड डिप्लोमेसी। सभी इंडियन सिटीजन्स को कहा गया है कि ईरान में सारा नॉन एसेंशियल ट्रैवल अवॉइड किया जाए। जो लोग उलड़ी ईरान में रह रहे हैं वो विजिलेंट रहें और इंडियन एम्बेसी के साथ कांटेक्ट में रहें। फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ने भी सिमिलर लाइंस पे अपनी स्टेटमेंट दी। हम समझते हैं कि इजराइल को जरूरत थी रिस्पॉन्ड करने की, लेकिन हम ये भी मानते हैं कि अगर कोई भी देश रिस्पॉन्ड करता है तो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ को अकाउंट में लिया जाना चाहिए। ये केयरफुली देखा जाना चाहिए कि सिविलियन पॉपुलेशन को कोई भी डैमेज ना पहुंचे। आप लोगों को ये समझना चाहिए दोस्तों कि जब भी ऐसी सिचुएशन कहीं होती है तो सबसे ज्यादा नुकसान आम लोगों को ही होता है। ये पॉलिटिशियंस जो एक के बाद एक रिटेलिएशन करते रहते हैं, बदले के बाद बदले लेते रहते हैं, अक्सर खुद की जनता भी इन्हें सपोर्ट नहीं करता है। इन सरकारों के टिट फॉर टैट अप्रोच को देखकर महात्मा गांधी जी की एक लाइन बड़ी अच्छी फिट बैठती है। यहां पर अगर इस वॉर को और फैलने से रोकना है तो महात्मा गांधी जी की दिखाई गई राह पर ही हमें आगे बढ़ना हो। कई लोग इन सारी वॉर के पीछे वेपन्स माफिया को भी जिम्मेदार ठहराते हैं। वो हथियार बनाने वाली कंपनीज जो इंटरनेशनली अपने हथियार बेचती है,
और अगर दुनिया में कोई वॉर नहीं होगी तो उनके हथियार कोई खरीदने वाला भी नहीं होगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल देसी टॉक्सिक को। इस फिल्म पर इस फैशिज्म के खुलात को बहुत बढ़िया तरीके से कैप्चर करती है। अगर कभी मौका मिले तो जरूर देखें। अब यह जो करंट वॉर चल रही है, इसमें हिजबुल्ला एक्चुअली में कौन पावरफुल निकली। इजराइल और लेबनान के बॉर्डर पर करीब 80,000 से ज्यादा इजरायलियों को अपने शहर और नगर छोड़ने पड़े क्योंकि डेली वहां से रॉकेट फायर आता था। दूसरा, हुतीज ने रेड सी को डिसरप्ट किया है, वहां आने जाने वाले जहाजों पर मिसाइल से हमला करके। करीब $1 ट्रिलियन के लॉसेस हुए हैं ट्रेड में इसकी वजह से। अप्रैल के हमले से पहले ईरान डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था इस वॉर में, हालांकि अपने प्रॉक्सीज के थ्रू हमला कराया जा रहा था। लेकिन 14 अप्रैल को ऑफिशियल स्टेटमेंट उनकी तरफ से दी जाती है। अब से जायनिस्ट रेजीम अगर हमारे इंटरेस्ट, एसेट्स और लोगों या सिटीजन्स पर हमला करेगी तो हम काउंटर अटैक करेंगे। ये कहा जाता है IRGC के हेड हुसैन सलामी के द्वारा। 31 जुलाई को एक बड़ा हाई प्रोफाइल असैसिनेशन होता है ईरान की राजधानी तेहरान में। इस्माइल हनैया, हमास के पॉलिटिकल लीडर को मार दिया जाता है। किसने मारा? ऑफिशियली कुछ नहीं बताया गया, लेकिन यह बात ऑब्वियस है कि इजराइल को यहां सस्पेक्ट किया जा रहा है। इसके बाद जुलाई में ही ईरान के मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन ने कह दिया था कि ब्लड विल नेवर बी वेस्टेड। रिटेलिएशन की वार्निंग्स तभी से आनी शुरू हो गईं। फिर 2 महीने बाद 17 सितंबर को इनफेमस पेजर हमला होता है हिजबुल्लाह पर। इब्राहिम अकील, हिजबुल्लाह के स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस यूनिट का कमांडर, ये सब ईरान के प्रॉक्सी थे। तो जाहिर सी बात है ईरानियन सरकार इससे बिल्कुल खुश नहीं थी। लेकिन अगले कुछ दिनों में इससे भी बड़े हाई प्रोफाइल असैसिनेशंस होते हैं। 25 सितंबर को हिजबुल्लाह के मिसाइल यूनिट का लीडर मारा जाता है। 27 सितंबर को IRGC के ब्रिगेडियर जनरल अब्बास निलफरोशन एक एयर स्ट्राइक में मारे जाते हैं। ये एयर स्ट्राइक हिजबुल्लाह के मेन हेडक्वार्टर्स पर करी गई थी और इसी एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह के टॉप लीडर हसन नसरल्लाह भी मारे गए, जो 1992 से जनरल सेक्रेटरी रहे थे हिजबुल्लाह। लेकिन बड़े से बड़े लीडर्स मारे जाने के बाद भी लेबनान पर नॉन स्टॉप एयर स्ट्राइक्स आज भी चलती जा रहे हैं। हिजबुल्लाह की तरफ से भी रॉकेट्स इजराइल की तरफ फेंके जा रहे हैं। ये वॉर रुकी नहीं है। सितंबर के आखिरी हफ्ते में करीब 1000 लोग मारेगा इजरायली एयर स्ट्राइक्स में लेबनान में। यूनाइटेड नेशंस और USA दोनों इन सारे अटैक्स को लगातार कंडेम कर रहे हैं, लेकिन इजराइल की तरफ से रुकने का कोई संकेत सामने नहीं आ रहा। 1 अक्टूबर वाले इस लेटेस्ट अटैक की अगर हम बात करें जो ईरान ने किया, तो इजराइल को शुरुआत में तो कोई संकेत नहीं दिख रहे थे कि ईरान भी उन पर रिटेलिएटरी एयर स्ट्राइक कर सकता है। लेकिन अमेरिका वो देश था जिसने सबसे पहले इस अटैक को एंटिसिपेट किया और इजराइल को इन्फॉर्म किया। 1 अक्टूबर को करीब शाम के 7:30 बजे IDF ने कंफर्म कर दिया था कि मिसाइल्स ईरान से इजराइल की तरफ लॉन्च हो चुकी हैं और पूरे देश भर में सायरन्स बजने शुरू हो गए हैं। ईरान की एक न्यूज एजेंसी है, उन्होंने IRGC को साइट करते हुए कहा कि इस हमले के पीछे रीजन है कि हिजबुल्लाह की लीडर को मारा गया था, क्योंकि इजराइल ने वो लेबनान पर स्ट्राइक्स करी थी जिसमें हिजबुल्लाह की लीडर से मारेगा, इसलिए अब ईरान उसका रिटेलिएशन कर रहा है। ईरान का ये हमला दिखने में जरूर खौफनाक लगा हो, लेकिन फॉर्चुनेटली इसमें सिर्फ एक ही इंसान मारा गया, एक पैलेस्टीनियन इंसान वेस्ट बैंक में। लेकिन इसके बावजूद भी इजराइल के मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ने धमकी दी, ये कहते हुए जैसे गाजा, हिजबुल्लाह और लेबनान का हाल हुआ है, ईरान भी इस मोमेंट को रिग्रेट करेगा। इनके प्रधानमंत्री बेनियामिन नेतन्याहू ने भी कहा कि ईरान ने एक बहुत बड़ी गलती करी है और इजराइल रिटेलिएट करेगा। ईरान असता एरेव ताउड गदोला 8 निखिशुतेनु लागेन अन अचमेनु। कुल मिला के बात यही है कि यहाँ एक के बाद एक रिटेलिएशन चल रहा है। कोई यहाँ इसका बदला ले रहा है, कोई वहाँ उसका बदला ले रहा है और मारे जा रहे हैं यहाँ पर मासूम आम लोग। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल
एंटोनियो गुटेरेस ने भी ऐसी ही एक स्टेटमेंट दी, ओवरऑल कॉन्फ्लिक्ट को कंडेम किया। किसी एक पर्टिकुलर देश को ब्लेम करने की जगह इंडियन सरकार की तरफ से रिएक्शन भी सिमिलर ही रहा है। इंडियन गवर्नमेंट ने ईरान के इस हमले का कोई डायरेक्ट अनइक्विवोकल कॉन्डेमनेशन नहीं किया है। इंडिया की तरफ से वह स्टेटमेंट आई है, We are deeply concerned at the escalation of the security situation in West Asia. We urge that all issues be addressed through dialogue and diplomacy. सभी इंडियन सिटीजन्स को कहा गया है कि ईरान में सारा नॉन एसेंशियल ट्रैवल अवॉइड किया जाए। जो लोग ऑलरेडी ईरान में रह रहे हैं वो विजिलेंट रहें और इंडियन एम्बेसी के साथ कांटेक्ट में रहें। फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ने भी सिमिलर लाइंस पे अपनी स्टेटमेंट दी। हम समझते हैं कि इजराइल को जरूरत थी रिस्पॉन्ड करने की, लेकिन हम ये भी मानते हैं कि अगर कोई भी देश रिस्पॉन्ड करता है तो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ को अकाउंट में लिया जाना चाहिए। ये केयरफुली देखा जाना चाहिए कि सिविलियन पॉपुलेशन को कोई भी डैमेज ना पहुंचे। आप लोगों को ये समझना चाहिए दोस्तों कि जब भी ऐसी सिचुएशन कहीं होती है तो सबसे ज्यादा नुकसान आम लोगों को ही होता है। ये पॉलिटिशियंस जो एक के बाद एक रिटेलिएशन करते रहते हैं, बदले के बाद बदले लेते रहते हैं, अक्सर खुद की जनता भी इन्हें सपोर्ट नहीं करता है। इन सरकारों के टिट फॉर टैट अप्रोच को देखकर महात्मा गांधी जी की एक लाइन बड़ी अच्छी फिट बैठती है। यहां पर अगर इस वॉर को और फैलने से रोकना है तो महात्मा गांधी जी की दिखाई गई राह पर ही हमें आगे बढ़ना हो। कई लोग इन सारी वॉर के पीछे वेपन्स माफिया को भी जिम्मेदार ठहराते हैं। वो हथियार बनाने वाली कंपनीज जो इंटरनेशनली अपने हथियार बेचती है, और अगर दुनिया में कोई वॉर नहीं होगी तो उनके हथियार कोई खरीदने वाला भी नहीं होगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल देसी टॉक्सिक को।